गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल अपन CFT के आधार पर संकुलों की व्याख्या कर रहे थे और अपन ने कल दो संकुल लिए थे, एक तो FeCl6-4 और एक FeH2O6+2। अब इन दोनों संकुलों की व्याख्या अपन को करनी है किसके आधार पे? CFT के आधार पर। तो आप देख सकते हो इन दोनों संकुलों में धातु क्या है? समान है। इसमें भी आयरन है और इसमें भी आयरन है और इन दोनों में आयरन का जो ऑक्सीकरण अंक है वो भी एकदम समान है, +2। आप निकाल के देख सकते हो। इसमें भी साइनो लिगेंड 6, इसमें एक्वा लिगेंड 6, यानी दोनों में एक दंतुक लिगेंड की संख्या है 6, यानी दोनों में उप सहसंयोजक बंध बनेंगे 6। इसलिए दोनों के दोनों किस प्रकार के संकुल हैं? अष्टफलक के संकुल हैं। ये दोनों के दोनों अष्टफलक के संकुल हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस कहां पे है? इसमें जो साइनो है वो परबल लिगेंड है जो इलेक्ट्रॉनों के युग्मन को क्या करेगा? प्रेरित करेगा, जबकि इसमें एक्वा है वो दुर्बल लिगेंड है जो इलेक्ट्रॉनों के युग्मन को प्रेरित नहीं करेगा। यहां पे आप देख सकते हो साइनो परबल लिगेंड है, तो अष्टफलक के संकुल की जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा है डेल्टा O, उसका मान ज्यादा होगा किससे? युग्मन ऊर्जा से। यानी युग्मन के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उससे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी इन कक्षकों के विपाटन से। तो युग्मन ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा अवेलेबल हो जाएगी, तो यहां इलेक्ट्रॉनों का युग्मन पॉसिबल हो जाएगा। जबकि यहां पे एक्वा क्या है? दुर्बल लिगेंड है। अब एक्वा दुर्बल लिगेंड है तो यहां विपाटन क्या होगा? कम होगा। तो यहां पे विपाटन से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का मान युग्मन ऊर्जा से क्या होगा? कम होगा। यानी विपाटन से इतनी ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी कि इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाए? युग्मन हो जाए। इसलिए यहां पे इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। तो कल भी अपन ने बताया था कि कहां इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है, कहां नहीं होता। ये डिपेंड करता है कितनी ऊर्जाओं पे? दो ऊर्जाओं पे, एक तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा और एक युग्मन ऊर्जा। अब आप देख सकते हो यहां पे धातु है आयरन, दोनों में आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे। आर्गन 18 3d6 4s2, सेम टू सेम यहां हो जाएगा। अब दोनों में आयरन का ऑक्सीकरण अंक है +2, तो अब आयरन +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसके बाह्यतम कोष 4s से, तो 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए। तो Fe+2 का विन्यास आर्गन 18 3d6 4s0, सेम टू सेम इधर हो जाएगा। अब ये दोनों के दोनों संकुल कैसे हैं? अष्टफलकीय, क्योंकि इन दोनों में उप सहसंयोजक बंध बन रहे हैं 6-6। अब ये दोनों अष्टफलकीय संकुल हैं, तो जो D का विपाटन है, D का विपाटन किस प्रकार होगा? T2G जाएंगे निम्न ऊर्जा स्तर पर और EG जाएंगे उच्च ऊर्जा स्तर पर। और अपन ने बताया था अष्टफलक के संकुल का विपाटन इसी प्रकार होता है, T2G जाते हैं निम्न ऊर्जा स्तर पर और EG जाते हैं उच्च ऊर्जा स्तर पर। तो ये यहां इस प्रकार दोनों में विपाटन हो जाएगा। अब देखिए यहां पे 3D में 6 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे भी 3D में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो विपाटन से पहले ये 6 इलेक्ट्रॉन D के 5 कक्षकों में इस प्रकार रहेंगे। पहले 5 में एक एक बनेंगे और फिर छठा, क्योंकि हुंड कहता है
समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करते हैं। तो विपाटन से पहले पांचों की ऊर्जा क्या है, समान है। तो पहले पांचों में एक एक और फिर ये आ गया छठा। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन 3D में इस प्रकार कर देंगे, यहाँ पे भी इस प्रकार। ये है विपाटन से पहले। अब होगा यहाँ पे विपाटन। अब विपाटन होगा, अष्टफलकीय संकुल है, तो T2G जाएंगे निम्न ऊर्जा स्तर पर और EG जाएंगे उच्च ऊर्जा स्तर पर। अब देखिए, अब ये जो 3D के 6 इलेक्ट्रॉन हैं वो अपन को भरने हैं T2G और EG में। अब N+L का नियम क्या कहता है कि यदि अब इन दोनों की ऊर्जा क्या हो गई, विपाटन से अलग अलग हो गई। अब N+L का नियम कहता है कि यदि अलग अलग ऊर्जा वाले कक्षक होते हैं तो इलेक्ट्रॉन पहले उन कक्षकों में भरा जाता है जिसकी ऊर्जा कम होती है। तो यहाँ पे देखिए T2G गए हैं निम्न ऊर्जा स्तर पर, यानी T2G की ऊर्जा क्या है, कम है। तो पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे किसमें, T2G में। अब यहाँ पे साइनो कैसा लिगेंड है, परबल लिगेंड है। अब साइनो परबल लिगेंड है तो यहाँ विपाटन क्या होगा, ज्यादा। अब विपाटन ज्यादा होगा तो विपाटन से निकलने वाली ऊर्जा डेल्टा O, इसका मान ज्यादा होगा युग्मन ऊर्जा पाई से। तो यहाँ पे युग्मन के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी और इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा, युग्मन, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉनों का युग्मन प्रेरित होगा। तो देखिए यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार रहेंगे, ये T2G के तीनों कक्षक समान ऊर्जा वाले हैं। पहले तीनों में एक एक बढ़ देंगे और फिर साइनो परबल लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन प्रेरित होगा। तो फिर इलेक्ट्रॉनों का कर देंगे युग्मन, यानी यहाँ पे 6 के 6 इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएंगे, T2G में आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्वा है वो दुर्बल लिगेंड है। अब एक्वा दुर्बल लिगेंड है तो यहाँ पे विपाटन क्या होगा, कम होगा। अब विपाटन कम होगा तो विपाटन से ऊर्जा भी क्या निकलेगी, कम निकलेगी। तो यहाँ पे विपाटन से निकलने वाली ऊर्जा का मान युग्मन ऊर्जा पाई से क्या होगा, कम होगा, यानी युग्मन के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। तो यानी यहाँ इलेक्ट्रॉनों का युग्मन प्रेरित नहीं होगा। तो यहाँ पे 3D के 6 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार बनेंगे, पहले वो T2G में जाएंगे क्योंकि T2G की ऊर्जा क्या है, कम है। तो पहले तीनों T2G में एक एक। अब T2G में 3 हो गए, युग्मन प्रेरित हो नहीं रहा है, तो अब चौथा इलेक्ट्रॉन जाएगा EG में, पांचवा भी EG में, अब छठा वापस आ जाएगा T2G में। तो ये इन दोनों संकुलों में CFT के आधार पर इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब देखिए विपाटन के बाद वाली कंडीशन देखनी है किसके लिए, इन संकुलों की चुंबकीय प्रकृति बताने के लिए। तो अब आप देखिए विपाटन के बाद यहां सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, युग्मित अवस्था में है। अब सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में है तो इस संकुल की चुंबकीय प्रकृति हो गई प्रतिचुंबकीय। अब सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 तो चुंबकीय आघूर्ण म्यू का मान भी 0। यहां आप विपाटन के बाद देख सकते हो कि T2G और EG में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो 4 है। ये तो युग्मित हो गए, ये अयुग्मित, ये अयुग्मित, ये अयुग्मित और ये भी अयुग्मित। अब यहाँ 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है विपाटन के बाद, इसलिए चुंबकीय प्रकृति हो जाएगी इसकी अनुचुंबकीय। और यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 है
तो म्यू का फॉर्मूला √n गुणा n प्लस 2। यहां स्मॉल n क्या होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 है, ये 4 यहां पे रखोगे तो √4 गुणा 4 प्लस 2, तो ये आएगा √24। √25 का मान होता है 5, तो 24 का 5 से थोड़ा कम होगा, तो √24 का मान होता है 4.90। और चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है बॉल मैग्नेटॉन Bm। तो इस प्रकार इस संकुल का चुंबकीय आघूर्ण आ गया 4.90 बॉल मैग्नेटॉन। तो ये CFT के आधार पर इन संकुलों की क्या है? व्याख्या है। कल अपन ने अष्टफलकीय संकुलों में D कक्षकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा था। एक तो प्रबल लिगैंड की उपस्थिति में और एक दुर्बल लिगैंड की उपस्थिति में, जो थे D1 से D10 तक। अब वहां पे जो D6 वाली कंडीशन थी, कौन सी? D6 वाली कंडीशन, वो आप यहां से मैच कर सकते हो। आपने वहां पे देखा था कल वाली क्लास में कि जो D6 इलेक्ट्रॉन हो और लिगेंड कैसा हो? प्रबल हो, तो T2G में होते हैं 6, EG में होते हैं 0। सेम टू सेम यही मिलेगा। अब D6 विन्यास हो और लिगेंड हो दुर्बल, तो आप देख सकते हो कल वाली क्लास में T2G में मिलेंगे 4, EG में मिलेंगे 2। तो ये इस प्रकार CFT के आधार पर संकुलों की है व्याख्या। और आपने इन संकुलों को VPT में भी किया था, और VPT में भी आपने देखा था ये संकुल आया था प्रतिचुंबकीय और इसका चुंबकीय आघूर्ण आया था 0, और ये आया था अनुचुंबकीय और इसका भी सेम टू सेम यही आया था। यानी VPT के आधार पे कर लो चाहे CFT के आधार पे कर लो, ये आएगा प्रतिचुंबकीय और ये आएगा अनुचुंबकीय, क्योंकि यहाँ पे साइनो प्रबल लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन प्रेरित होगा, और यहाँ एक्वा दुर्बल लिगेंड है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन प्रेरित नहीं होगा। अब देखिए, अब अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं CFT के आधार पर संकुलों के रंग की व्याख्या। अपन ने VPT की कमियां की थी, और VPT की कमियों में एक कमी ये भी थी कि VPT है वो संकुलों के रंगों की व्याख्या नहीं कर सका। तो संकुलों के रंगों की व्याख्या बाद में की किसने? CFT ने। अब CFT क्या कहता है कि किसी संकुल के रंगीन होने का कारण होता है धातु के D कक्षकों में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन।
तो कोई भी संकुल है उसके रंगीन होने का कारण CFT क्या बताती है कि यदि किसी संकुल के धातु के D कक्षकों में क्या हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, तभी वो संकुल क्या होता है, रंगीन होता है। तो संकुल में रंग होने के लिए जरूरी है धातु के D कक्षकों में किसकी उपस्थिति, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति। यानी यदि कोई संकुल पे रंग होता है तो उसके अंदर कंपल्सरी है धातु के D कक्षक में ऐसा इलेक्ट्रॉन। यदि किसी कक्षक में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो वो कौन सी अवस्था होती है, अयुग्मित अवस्था होती है। तो रंग के लिए कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन धातु के D कक्षक में होना जरूरी है। अब यदि धातु के D कक्षक में क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो किस प्रकार संकुल के रंग के लिए जिम्मेदार होता है, ऐसा क्या होता है। तो धातु के D कक्षक में यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संकुल के अंदर करेगा क्या, डी संक्रमण, डी ट्रांजिशन। अब ये डी संक्रमण क्या होता है, देखिए अपन ने कहा, CFT ने बताया कि विपाटन के बाद जो धातु के पांचों D कक्षक है वो दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं, T2G और EG। अब ये T2G है ये भी D का पार्ट है और ये जो EG है वो भी किसका पार्ट है, D का पार्ट है। तो ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है ये T2G और EG के बीच क्या करता है, संक्रमण करता है। यानी इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का T2G और EG के बीच होता है आवागमन, आदान प्रदान, और इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का T2G और EG के बीच होने वाला आवागमन है, आदान प्रदान है, वो कहलाता है डी संक्रमण। क्योंकि T2G भी D का पार्ट है और EG भी D का पार्ट है, तो D के इन दोनों पार्ट्स के बीच अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का आवागमन है, आदान प्रदान है, वो क्या है, डी संक्रमण है। और यही संकुल के रंग के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। अब देखिए अपन इसका एक एग्जाम्पल करते हैं और उसमें समझते हैं कि किस प्रकार धातु का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन डी संक्रमण द्वारा संकुल को क्या देता है, रंग देता है। अपन एक संकुल लेते हैं, H2O6 H2 हो गया अपने 6 + 3। अब देखिए इस संकुल में रंग की व्याख्या करने का क्वेश्चन पिछले 3-4 साल में 2-3 बार आ चुका है। तो संकुल में रंग की व्याख्या करने के लिए लगभग इसी संकुल को लिया जाता है, TiH2O6 + 3। तो देखिए इस संकुल का नाम, यहां पे लिगेंड है एक्वा, कितने 6, तो हेक्सा एक्वा। अब संकुल में पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है तो धातु के नाम क्या है, 8 नहीं लगेगा।
तो धातु है Ti, Ti का परमाणु क्रमांक होता है 22, 21 पे आता है स्कैंडियम, 22 पे आता है टाइटेनियम। तो ये धातु हो गई टाइटेनियम, और यहां टाइटेनियम का ऑक्सीकरण अंक +3 है। कैसे? X प्लस एक्वा होता है उदासीन बराबर ऊपर चार्ज है +3, तो X +3। तो टाइटेनियम यहाँ +3 में है, तो आगे ब्रैकेट में रोमन संख्या में 3rd और लास्ट में लिख देंगे आयन, क्योंकि बड़े कोष्टक पे पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। तो ये इस संकुल का नाम हो गया, और यहां अपने को क्लियर हो गया, यहां धातु का ऑक्सीकरण अंक है वो कितना है? +3 है। अब देखिए, पहले अपन टाइटेनियम जो आता है 22 पे, उसकी उदासीन अवस्था का लिख लेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आर्गन 18, 4s में 2, 18 और 2 20, कितने बच गए? 2, तो 3d में 2। अब यहां पे टाइटेनियम है +3 अवस्था में, तो अब अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे टाइटेनियम +3 का, तो आर्गन 18। अब कितने इलेक्ट्रॉन गए? 3 गए, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे बाह्यतम कोश से जो है 4s, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4s से, और फिर एक चला जाएगा 3d से, तो 3d से एक चला गया 3d 1, 4s 0। तो ये विन्यास है टाइटेनियम +3 का, क्योंकि यहां पे टाइटेनियम धातु है वो किस अवस्था में है? +3 अवस्था में। अब यहां आप देख सकते हो कि इस संकुल में धातु जिस रूप में है Ti+3 में, उस अवस्था में इसके 3d में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। अब 3d में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, वो कैसा होगा? अयुग्मित होगा, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यदि d के अंदर होता है, तो अपन ने बताया वहां उस संकुल में क्या होता है? रंग होता है। तो यहां 3d में 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये जो संकुल है वो बैंगनी रंग का दिखाई देता है। तो अपने क्वेश्चन आएगा कि CFT के आधार पर इस संकुल के बैंगनी रंग की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, ये संकुल किस प्रकार बैंगनी रंग का दिखाई देता है। अब इसके 3d को लिख देते हैं। 3d के 5 कक्षक होते हैं, 3d xy, 3d yz, 3d zx, 3d x², y², 3d z²। अब 3d में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो आ जाएगा 3d xy में। अब जैसे ही इस धातु के पास एक्वा लिगेंड आएगा, तो ये इस धातु के डी कक्षकों का कर देगा क्या? विपाटन। तो ये विपाटन कर देगा, और आप देख रहे हो यहां पे एक्वा लिगेंड की संख्या कितनी है? 6, और 1 एक्वा धातु के साथ बंध बनाता है 1, तो 6 एक्वा कितने बनाएंगे? 6, यानी 6 उपसहसंयोजक बंध बनेंगे। मतलब ये संकुल कैसा है? अष्टफलकीय। अब अष्टफलकीय संकुल है, तो विपाटन उसी प्रकार 3 T2G जाएंगे निम्न ऊर्जा स्तर पर, और 2 EG जाएंगे उच्च ऊर्जा स्तर पर। तो ये इस प्रकार इसका विपाटन हो गया। अब देखिए, विपाटन के बाद ये जो 3d का 1 इलेक्ट्रॉन है
वो किस में जाएगा, T2G में जाएगा, क्योंकि T2G गया है निम्न ऊर्जा स्तर पर और इसकी ऊर्जा क्या है, कम है। तो ये इलेक्ट्रॉन चला गया किसमें, T2G में। अब देखिए, अब यहां पे होगा इस इलेक्ट्रॉन द्वारा क्या, dd संक्रमण। अब इस इलेक्ट्रॉन द्वारा क्या होगा, dd संक्रमण होगा, जिसके कारण ये संकुल दिखाई देगा कैसा, रंगीन। अब ये dd संक्रमण देखिए कैसे होगा। अब रंग है, किसी के रंगीन दिखने के लिए जरूरी है सूर्य का प्रकाश। अब देखो इस संकुल पे पड़ेगा सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा और ये इस सूर्य के प्रकाश को कर लेगा क्या, अवशोषित। तो यहां सूर्य का प्रकाश है वो क्या होगा, अवशोषित होगा। किसके द्वारा, इस संकुल की धातु के द्वारा। अब ये सूर्य का प्रकाश अवशोषित होगा, तो ये जो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा है ये T2G का ये इलेक्ट्रॉन कर लेगा अवशोषित। अब ये सूर्य की ऊर्जा अवशोषित करेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और इसकी ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी, तो ये निम्न ऊर्जा स्तर से चला जाएगा किसमें, उच्च ऊर्जा स्तर Eg में। तो T2G तो यहां पे निम्न ऊर्जा स्तर है और Eg यहां पे उच्च ऊर्जा स्तर है। तो इस T2G के एल्यूमिनिक इलेक्ट्रॉन ने सूर्य की प्रकाश ऊर्जा अवशोषित कर ली और इसकी ऊर्जा ज्यादा हो गई, तो ये उत्तेजित होकर निम्न ऊर्जा स्तर से चला गया किसमें, उच्च ऊर्जा स्तर में। तो ये T2G से आ गया किसमें, Eg में। अब अपन को पता है ऊर्जा है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, स्थायित्व की। ऊर्जा है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, स्थायित्व की। यानी जहां ऊर्जा ज्यादा होती है वहां स्थायित्व कम होता है। तो यहाँ पे इस ये जो इलेक्ट्रॉन है एल्यूमिन, ये उच्च ऊर्जा स्तर में गया है, यानी यहाँ इसकी ऊर्जा तो है ज्यादा लेकिन स्थायित्व क्या है, कम है। अब यहाँ इसका स्थायित्व कम है, इसलिए यह यहाँ ज्यादा देर नहीं टिकेगा। तो इसलिए यह तुरंत वापस Eg से आ जाएगा किसमें, T2G में। अब ये Eg से जब T2G में आ रहा है तो ये आ रहा है उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर, तो इसको उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आने के लिए कुछ ऊर्जा वापस क्या निकालनी पड़ेगी, बाहर निकालनी पड़ेगी। तो जब ये Eg से T2G में आएगा, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा, तो ये कुछ ऊर्जा क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। अब ये जो उत्सर्जित ऊर्जा है, ये उत्सर्जित ऊर्जा है, ये होती है प्रकाश के दृश्य क्षेत्र में। ये उत्सर्जित ऊर्जा है, इसकी तरंग है, ये प्रकाश के दृश्य क्षेत्र में होती है। और प्रकाश का दृश्य क्षेत्र कौन सा होता है, जिसमें अपन को सब कुछ दिखाई देता है। तो इसलिए ये जो उत्सर्जित ऊर्जा है वो अपन को दिखाई देती है किसके रूप में, रंग के रूप में। तो इस प्रकार D में एल्यूमिनिक इलेक्ट्रॉन के dd संक्रमण के कारण अपन को क्या दिखाई देता है, रंग दिखाई देता है। अब यहां पे दिखाई देने वाला जो रंग है उसका क्या सिस्टम है, देखिए दिखाई
देने वाला रंग अवशोषित रंग का पूरक होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो दिखाई देने वाला रंग है वो अवशोषित रंग का हमेशा क्या होता है, पूरक होता है। अब यहां पे देखिए अवशोषित रंग तो ये रहा और दिखाई देने वाला रंग ये रहा, यानी जिस रंग का प्रकाश सूर्य द्वारा अवशोषित किया जाता है उसका पूरक रंग है वो अपन को दिखाई देता है। तो यदि यहां पे ये संकुल पीले रंग का अवकाश अवशोषित करता है, ये संकुल यदि किस रंग का प्रकाश अवशोषित करता है, पीले रंग का, तो पीले रंग का पूरक रंग होता है कैसा, बैंगनी। तो यदि ये संकुल पीले रंग का प्रकाश अवशोषित करेगा तो पीले रंग का पूरक रंग होता है बैंगनी। तो ये जो संकुल है अपन को कैसा दिखाई देगा, बैंगनी दिखाई देगा। तो ये इस प्रकार इस संकुल के रंग की व्याख्या है, इसके आधार पे, CFT के आधार पे। तो रंग के लिए जिम्मेदार होता है धातु के D कक्षकों में पाया जाने वाला अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो T2G और EG के बीच करता है क्या, DD संक्रमण, जिसके कारण अपन को दिखाई देता है रंग। और जो दिखाई देने वाला रंग है वो अवशोषित रंग का हमेशा क्या होता है, पूरक होता है। अब देखिए यहां इस संकुल का एक क्वेश्चन है कि यदि इस संकुल को गर्म किया जाए, यदि इस संकुल को क्या कर दिया जाए, गर्म कर दिया जाए, तो ये संकुल है वो हो जाता है रंगहीन। अभी अपन ने कहा कि ये संकुल है वो नॉर्मल अवस्था में दिखाई देता है कैसा, बैंगनी। और अपना क्वेश्चन कह रहा है यदि इस संकुल को गर्म किया जाए तो ये संकुल कैसा हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए इस संकुल को जब गर्म करेंगे, इस संकुल को जब गर्म करेंगे तो इस संकुल का हो जाता है निर्जलीकरण। अब निर्जलीकरण का मतलब इस संकुल के जो जल के अणु हैं वो बाहर निकल जाएंगे। अब जल के अणु बाहर निकल गए और अपन को पता है यहां पे ये जो जल है एक्वा, ये किसका काम कर रहा है, लिगेंड का काम कर रहा है। अब जल के अणु बाहर निकल गए गर्म करने से, मतलब संकुल का क्या बाहर निकल गया, लिगेंड बाहर निकल गया। अब अपन को पता है कि धातु के D कक्षकों का विपाटन करता कौन है, लिगेंड करता है। अपन ने बताया था लिगेंड का जो क्रिस्टल क्षेत्र है वो धातु के D कक्षकों को विपाटित करता है T2G और EG में। अब अपन ने इस संकुल को गर्म किया तो इसका निर्जलीकरण हो गया और इस संकुल के जो लिगेंड है जल वो क्या निकल गए बाहर। अब लिगेंड चला गया तो धातु के D कक्षकों का विपाटन नहीं होगा, और धातु के D कक्षकों का विपाटन नहीं होगा तो T2G और EG का निर्माण नहीं होगा, और T2G और EG नहीं बनेंगे तो DD संक्रमण है वो भी नहीं होगा। इसलिए इस संकुल को गर्म करने पर ये संकुल है वो कैसा हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। तो
यदि अपन इसको गर्म करेंगे तो इसका निर्जलीकरण होगा, जल के अणु यानी क्या निकल जाएंगे बाहर। यहां जल किसका काम कर रहा है, लिगेंड का। अब लिगेंड चला गया तो धातु के डी कक्षकों का विपाटन नहीं होगा, मतलब T2G और Eg का निर्माण नहीं होगा। T2G और Eg नहीं बनेंगे तो इसका मतलब डी संक्रमण है वो भी क्या होगा, नहीं होगा। और डी संक्रमण नहीं होगा तो अपन को रंग है वो भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि रंग दिखाई देने का कारण यही है डी के एटॉमिक इलेक्ट्रॉन का डी संक्रमण। तो ये आपके संकुल के रंग की व्याख्या थी किसके आधार पे, CFT के आधार पे। तो ये जो लेसन है, इस लेसन का अब एक ही टॉपिक बाकी है, संकुलों का स्थायित्व। VBT की एक कमी ये भी थी कि VBT है वो संकुलों के स्थायित्व को नहीं बता पाई थी, तो संकुलों के स्थायित्व को भी बताया था किसने, CFT। उसके बाद में ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चैप्टर कंप्लीट होते ही आप लोगों को एक छोटा सा टेस्ट है वो दिया जाएगा। तो आप ये जो लेसन, जो जितना भी कंप्लीट लेसन है उसकी तैयारी है वो स्टार्टिंग से अभी देखना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि अपनी जो रिकवरी है वो अच्छी से अच्छी होती रहे। थैंक यू।